गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम पढ़ते हैं बीकानेर संभाग का चूरू जिला। चूरू जिला के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करने के साथ में बने रहिए मेरे साथ। अभी आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का मैप और राजस्थान के मैप पे देखते हैं कि चूरू जिला कहाँ पर स्थित है। तो मैं आउटलाइन करता हूँ। ये आपके चूरू जिला की मैंने आउटलाइन की। ये हो गया आपका चूरू जिला। और चूरू जिला अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। आपको पता है कि इस डायरेक्शन में हरियाणा है, तो हरियाणा के साथ में चूरू जिला अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के जिन अन्य ज़िलों के साथ में चूरू की सीमा लगती है, तो वो आप देख लेते हैं कि चूरू की सीमा हनुमानगढ़ के साथ लगती है, चूरू की सीमा बीकानेर के साथ भी लगती है, और इधर नागौर के साथ भी सीमा लगती है, इधर डीडवाना और कुचामन के साथ भी लगती है, इधर सीकर के साथ भी लगती है, और इधर झुंझुनू के साथ भी चूरू की सीमा लगती है। तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा के साथ बनाता है और इसके अतिरिक्त राजस्थान के अन्य 6 जिलों के साथ में चूरू की सीमा लगती है। अभी देख लेते हैं कि चूरू में और क्या विशेष है, या चूरू के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो बीकानेर संभाग का चूरू जिला, ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। जो चूरू की स्थापना है वो 1620 ईस्वी में राजपूत निर्वाण वंश एक था, निर्वाण वंश के राजपूतों द्वारा की गई थी। और कहीं पर यह भी मिलता है कि चूड़ा नामक जाट द्वारा भी इसकी स्थापना की गई थी। दोनों तथ्य है, 1620 में राजपूत निर्वाण वंश के राजपूतों द्वारा और चूड़ा नामक जाट द्वारा भी स्थापना कहीं कहीं पर मिलती है। चूरू की सीमा रेखा जो है अंतर्राज्यीय सीमा है, जो हरियाणा के साथ है। अभी आपने मैप पर देखा। उपनाम, चूरू के उपनाम जो है गेटवे ऑफ थार। गेटवे ऑफ थार क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो राजस्थान का चूरू डिस्ट्रिक्ट है। चूरू की भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। तो जो चूरू की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर है। आपने मैप पर देखा अभी। जलवायु यहाँ पर अर्धशुष्क पाई जाती है, और यहाँ की जलवायु कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु BSHW है। और BSHW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म जलवायु। अब यहाँ पर वर्षा देख लेते हैं। तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब वर्षा एक एवरेज होती है। और ये जो चूरू जिला है वो नदी विहीन जिला है, यहाँ पर नदी नहीं बहती है। अब दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है कि मैंने पिछले जिन जिलों में किसी एक जिले में बताया था कि नदी विहीन जिला है। एक तो चूरू हो गया आपका, और राजस्थान का दूसरा कौन सा जिला है जो नदी विहीन है, जिसमें कोई नदी नहीं बहती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। यहाँ पर खारे पानी की झील है। चूरू के अंदर खारे पानी की झील है, जिनमें से एक ताल छापर झील है, दूसरी सुजानगढ़ झील है, तीसरी पनिहारी झील भी यहाँ पर स्थित है। और जो चूरू है वो राज्य का सबसे गर्म और सबसे ठंडा, सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। इसका भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। तो भौगोलिक परिदृश्य क्या है? ये इसे कहा जाता है जांगल प्रदेश। ये जांगल प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और रियासत इसकी बीकानेर रियासत हुआ करती थी। तो प्राचीन समय में जांगल प्रदेश इसको कहते थे, और ये बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। अब इसके अलावा वर्तमान में जो है इसको शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। चूरू जिला को क्या है, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। इसे थली प्रदेश भी कहते हैं। और जो थली प्रदेश है वो देशनोक बीकानेर से लेकर के सुजानगढ़ चूरू तक का जो क्षेत्र है उसको थली प्रदेश कहते हैं। वनस्पति यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। और भालेरी एक गांव है, भालेरी गांव में बरखाना का बालू स्तूप स्थित है। तो भालेरी गांव में बरखाना का बालू स्तूप भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है,
और राजस्थान का सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर वाला जिला है, सबसे गर्म जिला, तापांतर वाला जिला है, वो कौन सा है? चूरू है राजस्थान का। यहाँ पर कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो कोटसर सामंतसर रिजर्व क्षेत्र है यहाँ पर एक, और ये राज्य का सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र है चूरू में। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका कोटसर सामंतसर रिजर्व क्षेत्र। यहाँ पर ताल छापर अभ्यारण्य भी स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य भी चूरू, तो ताल छापर अभ्यारण्य भी चूरू के अंदर स्थित है। और चूरू का जो शुभंकर है वो है काला हिरन। चूरू जिले में जो फसल है वो रबी और खरीफ दोनों फसलों की पैदावार की जाती है। और बंधेज का कार्य भी यहाँ पर सुजानगढ़ में किया जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध है। बंधेज के कार्य में साड़ी जो होती है उनको बांध करके उनकी रंगाई, उन पर कलर किया जाता है, उसे बंधेज कहते हैं। तो ये कार्य भी चूरू सुजानगढ़ के अंदर किया जाता है। यहाँ पे जो सिंचाई है वो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के द्वारा की जाती है। और इस योजना में से एक योजना वो निकाली गई है आपनी योजना, जो जल आपूर्ति के लिए निकाली गई है। कुंभाराम लिफ्ट जो नहर है, नहर परियोजना है, उसमें से आपनी योजना एक नहर निकाली गई है जो जल आपूर्ति के लिए काम में आती है। अब इस यहाँ पर ये जो नहर निकाली गई थी वो जर्मनी के सहयोग से निकाली गई थी। जो आपने योजना चालू की थी तो वो जर्मनी के सहयोग से चालू की गई थी। एक यहाँ पे प्रोजेक्ट जलधारा भी चलाया गया था। तो लक्ष्मी निवास मित्तल, जो लक्ष्मी निवास मित्तल जी है, उनके सहयोग से राजगढ़ क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए ये प्रोजेक्ट जलधारा चलाई गई थी। और यहाँ पर लाख की जो चूड़ियाँ बनती है, जो लेडीज चूड़ियाँ पहनती है लाख की, ये भी चूरू जिले की प्रसिद्ध है। हम देख लेते हैं इसका सांस्कृतिक परिदृश्य, कि सांस्कृतिक परिदृश्य में चूरू के अंदर क्या क्या है। तो एक चूरू का किला है और इसका निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया था। और इस किले के अंदर गोपीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। यहाँ से चांदी के गोले दागे गए थे। तो कब दागे गए थे? कि जो ठाकुर शिव सिंह थे यहाँ के राजा, उन पर बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने आक्रमण किया था। और उस वक्त में गोला बारूद जो है खत्म हो गए थे। तो चांदी को पिघला करके उनके गोले बनाए गए और तोप से वो गोले, चांदी के गोले दागे गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो चांदी के गोले कहाँ से दागे गए थे? तो वो चूरू के किला से दागे गए थे। किसने दागे थे? ठाकुर शिव सिंह ने दागे थे। किस पर दागे थे? राजा सूरत सिंह जो बीकानेर के राजा थे उन पर दागे थे। बिना देसर का किला, एक किला यहाँ पे बिना देसर का किला है और इसका निर्माण जो है ठाकुर दूले सिंह ने करवाया था, जो यहाँ के पहले राजा हुआ करते थे। धर्म स्तूप है यहाँ पर, तो एक धर्म स्तूप है। तो ये स्तूप जो है सर्वधर्म संभाव का मंदिर है। और यहाँ पर 26 जून 1930 को चंदनमल वैद्य द्वारा तिरंगा फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 में चंदनलाल वैद्य द्वारा यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था धर्म स्तूप पर। चूरू में कुछ हवेलियाँ भी है। तो यहाँ पर सुराणा की हवेली, ये 6 मंजिला हवेली है, सुराणा की जो हवेली है, और इसमें लगभग 1100 दरवाजे और खिड़कियाँ लगी हुई है। एक यहाँ पर राम निवास गोयन जी की हवेली है, ये भी चूरू के अंदर स्थित है। और एक यहाँ पर दानचंद चोपड़ा की हवेली भी है, जो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? सुजानगढ़ में स्थित है। यहाँ पे मंत्रियों की हवेली भी है और खेमाओं की हवेली भी चूरू के अंदर बनी हुई है। एक यहाँ पे मालजी का कमरा है। तो इसका निर्माण जो है मालजी यहाँ के शासक थे, उन्होंने 1920 ईस्वी में करवाया था। और ये जो करवाया था वो फ्रांस की स्थापत्य शैली से ये बना हुआ है। फ्रांस की स्थापत्य शैली में ये बना हुआ है जो मालजी का कमरा है। और इसे अभी संगीत की महफिल भी कहते हैं। अब यहाँ पे चूरू के अंदर प्रमुख धार्मिक स्थल है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक जगह है ददरेवा, और ददरेवा में गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा में है। और गोगा जी आपको पता है कि राजस्थान के लोक देवता में आते हैं। और ये इसे शीर्ष मेढ़ी भी कहा जाता है। ददरेवा है, इसको शीर्ष मेढ़ी भी कहा जाता है। और यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है उसको मेला लगता है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, साहबा गुरुद्वारा। तो साहबा गुरुद्वारा ये साहबा नाम की जगह पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी एक बार यहाँ पर आए थे और वो उनके आने की स्मृति में ही ये गुरुद्वारे को बनाया गया था।
यहाँ पर डूंगर वाले बालाजी है जो पहाड़ी के ऊपर है। सुजानगढ़ में एक डूंगरवास गांव है, वहाँ पर स्थित है। तो डूंगर वाले बालाजी भी यहाँ पर मंदिर भी स्थित है। एक यहाँ पर सालासर बालाजी मंदिर है जो आसोटा गांव में है। और यहाँ पर जो दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, जो सालासर है। सालासर तो प्रसिद्ध जगह है, तो यहाँ पे दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है, उसकी पूजा की जाती है। एक यहाँ पे इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है और यह सरदार शहर में है। और कुसुम योजना के तहत यहाँ राज्य का दूसरा सोलर पंप सेट लगाया था। कुसुम योजना के तहत राज्य का दूसरा सोलर पंप सेट कहाँ लगाया था? तो वो इच्छापूर्णी बालाजी मंदिर में, सरदार शहर में लगाया गया था। तिरुपति बालाजी मंदिर है यहाँ पे, तो सुजानगढ़ में स्थित है ये। और ये दक्षिण शैली पर आधारित है, दक्षिण शैली में ये बना हुआ है। और जो इसका उद्घाटन है 1994 में जो भैरव सिंह शेखावत जी हुआ करते थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एक यहाँ पे काली माता का मंदिर है, ये भी चूरू के अंदर स्थित है। अब देख लेते हैं यहाँ के जो प्रमुख व्यक्तित्व है, कौन कौन यहाँ पे महापुरुष पैदा हुए हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया, इसे साहित्यकार माना जाता है इनको, और ये सुजानगढ़ के रहने वाले थे। और इन्हें वर्तमान समय में राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। और इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, जैसे धरती धोरारी जो बहुत प्रसिद्ध रचना है, पाथल पीतल, लिलतास और एक बींदनी दो बींद। तो ये रचनाएं इन्होंने लिखी थी। और इन्हें 2004 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था कन्हैयालाल सेठिया जी को। एक यहाँ पे देवेंद्र झाझरिया जी जो पैरा एथलीट थे और जो भाला फेंकते थे, भाला फेंकने में पैरा एथलीट थे ये। और ये इनकी जो कैटेगरी थी वो F46 कैटेगरी थी, उसके अंदर ये खेलते थे। एक यहाँ पे पैरा ओलंपिक में इनको 2 बार मेडल मिले हैं। एक एथेंस ओलंपिक जो 2004 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और रियो डी जेनेरियो 2016 में जो हुआ था एथलेटिक्स ओलंपिक, उसमें गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है। तो 2004 में और 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और वर्तमान में ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी है। अब यहाँ पर इनको जो अन्य अवार्ड मिले हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि इनको अन्य अवार्ड क्या क्या मिले थे। तो 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2017 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न इनको मिला। और 2012 में पद्मश्री भी इनको मिला। और 2022 में पद्म भूषण भी इनको अवार्ड मिला था। यहाँ पर भरत व्यास जी हुए हैं, जो ए मालिक तेरे बंदे हम जो गाना है उसके रचनाकार भरत व्यास जी है। एक स्वामी गोपाल दास जी यहाँ हुए हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, और इन्होंने 2 पाठशालाएं चलाई थी अपने समय में। तो एक थी पुत्री पाठशाला और दूसरी थी कबीर पाठशाला। एक यहाँ पर खेमचंद प्रकाश जी हुए हैं, जो लता मंगेशकर जी जो थी, जो संगीतज्ञ थी, जो गायिका थी, उनके ये संगीत के गुरु हुआ करते थे खेमचंद प्रकाश जी। एक यहाँ पे गौरव शर्मा जी हुए हैं, यह पर्वतारोही थे और ये माउंट एवरेस्ट और किलिमंजारो की पहाड़ियों पर भी जा चुके हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार थे जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक है, जिसमें धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते हैं गीता प्रेस गोरखपुर में, उसके संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। कृष्णा पूनिया हुए यहाँ पर, जो डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी थे, और इन्होंने दिल्ली कॉमनवेल्थ जो 2010 में गेम हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और इन्हें 2010 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था और 2011 में पद्मश्री भी इनको दिया गया था। भवानी शंकर, इन्हें ये पखावज का जादूगर इन्हें कहा जाता है। पखावज जो बजाने का यंत्र होता है उसके जादूगर इन्हें कहा जाता है। लक्ष्मी निवास मित्तल जी, इन्हें स्टील किंग कहा जाता है और इन्हें 2022 में राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया था लक्ष्मी निवास जी को। कर्नल किशन सिंह राठौड़, ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे? कर्नल किशन सिंह राठौड़। एक पवन जांगिड़ है, इन्हें चंदन के चितेरे कहा जाता है, ये चंदन की लकड़ियों पर चित्रकारी करते हैं। और एक विनोद जांगिड़ है जो राजस्थान में जयपुर में कार्यक्रम हुआ था, राइजिंग राजस्थान वाला कार्यक्रम, उसमें एक चंदन की तलवार बनवाई गई थी और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तलवार भेंट की गई थी। तो उस तलवार को भी विनोद जांगिड़ जी ने ही बनाया था। और एक नितेश पुनिया जी है,
ये हैमर थ्रो के खिलाड़ी हैं, ये भी चूरू से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों ये था चूरू का सामान्य ज्ञान। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ राजस्थान के एक और जिलों के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।